पहले की थायराइड सीरीज में हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सेल में वो कैसे काम करते हैं वो सब कुछ हमने डिटेल में समझ लिया। अब आगे हम क्लिनिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। तो T3 और T4 का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे बॉडी के अंदर काम कौन से करते हैं। ठीक है, ये सारे काम T3 और T4 हमारे बॉडी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहला है कि वो ट्रांसक्रिप्शन जीन का बढ़ाते हैं। तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ना मतलब क्या होना कि T3 और T4 सेल में आता है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस के रिसेप्टर से बाइंड होता है, डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर और फंक्शनल सब कुछ पार्ट में रोल करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, तो ये सबसे पहला हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ डीएनए से एमआरएनए बनने में, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो वो सब में इंक्रीज करता है T3 T4 जब आता है। तो जैसे ही जीन्स और प्रोटीन बनने लगेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपी नाम की चैनल बनने लगेगी, तो एटीपी का यूज होगा तो फिर ग्लूकोज भी सेल लेगा, और सेल लेगा ग्लूकोज तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो बीएमआर भी बढ़ जाएगा। ओके, तो जिनका पता चल गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, अभी मेंटल डेवलपमेंट मतलब ब्रेन का कोई रोल हुआ, तो ये जो T3 और T4 है वो हमारे जो नर्व होते हैं उसके गैंग्लियन, माइलिन शीथ और साइनेप्स, इन सब का प्रॉपरली अरेंजमेंट और उनके जो रोल होते हैं प्रोटीन के, वो सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन और बनाने का काम किसका होता है? T3 और T4 का। अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है तो प्रॉपरली साइनेप्स का अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब जो हमारा मेंटल ग्रोथ होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं, और जो जिसके ऊपर भी ये T3 और T4 प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, मतलब वर्क नहीं करता, वो थोड़े एंजियस होते हैं, मतलब मेंटली रिटायर्ड होते हैं थोड़े, और फिजिकली भी उनकी हाइट में भी प्रॉब्लम होता है और वेट में भी प्रॉब्लम होता है। वो आगे हम देखेंगे प्रॉपरली, बट अभी वो समझ लेते हैं कि रोल इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, अभी मान लो T3 और T4 बढ़ रहे हैं तो हिपेटोसाइट्स में जाएंगे। हिपेटोसाइट के अंदर एक बीटा-2 नाम का रिसेप्टर होगा। बीटा-2 रिसेप्टर का काम क्या है कि वो जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर एड्रिजन और हार्मोन है उनको बढ़ाता है, साइक्लिक एएनपी बढ़ जाएगा, एटीपी का यूज होगा, वो प्रोटीन काइनेज ए, पीकेए का मतलब है प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को बढ़ाएगा। और वो क्या करेगा, उसका रोल ये है कि एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन करना, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और बॉडी के अंदर बीएमआर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। एटीपी यूज करेंगे तो हमारे साथ एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो जो ये लीवर होता है हमारा, उसके अंदर जो मोर ग्लूकोज होता है वो हम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, तो ग्लाइकोनियोलाइसिस करेगा, ग्लूकोनियोजिनोसिस करेगा, ग्लूकोज नहीं बनवाएगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना मतलब तोड़ना, उसको क्या कहते हैं? कैटाबोलिक। और बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल को बड़ा करना, उसको क्या कहते हैं? एनाबोलिक। ठीक है, सो लो अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 क्या करेगा? एनाबोलिक स्टेट को मेंटेन करता है। और जब T3 और T4 बढ़ जाता है तो बीएमआर बढ़ जाता है, तो कैटाबोलिज्म चला जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी T3 और T4 के जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अभी हम समझते हैं हिपेटोसाइट का आगे जाएगा एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू के अंदर फैट होता है, ठीक है, तो बीटा-2 रिसेप्टर को जनरेट एक्टिवेट करेगा, वहां पे भी एपिनेफ्रिन मिलेगा, तो साइक्लिक एएमपी जैसी प्रोसेस होगी, लिपोलाइसिस होगा, वहां से भी ग्लूकोज मिल जाएगा, फ्री फैटी एसिड मिल जाएगा। जैसे ही फ्री फैटी एसिड मिल जाएगा मतलब वो एलडीएल एचडीएल ऐसे जो भी होते हैं उनको इंक्रीज करेगा। तो आप सोचोगे हिपेटोसाइट के अंदर एलडीएल उन सबको इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा? एलडीएल तो हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल में लेते नहीं है, अच्छी चीज में लेते नहीं है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैरियर तो करेगा, पर बाद में एलडीएल को, फ्री फैटी एसिड को, प्लाज्मा के अंदर जो फैट है बचे कुचे, उनका भी क्या कर देगा? वो लिपोलाइसिस कर देगा, उनको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो एट द एंड वो क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा। तो वो कार्बोहाइड्रेट को ऐसे यूज करता है, फैट को ऐसे यूज करता है और बीएमआर बढ़ाता है।
अभी आगे बात करते हैं, बॉडी का वेट प्रॉपरली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर रहेगा। और मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंडेड है, T3 और T4 के ऊपर। तो बॉडी वेट बढ़ना और कम होना किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इनडायरेक्टली T3 और T4 के ऊपर। T3 और T4 कम बनेंगे तो क्या होगा, बॉडी वेट बढ़ेगा। T3 और T4 ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बॉडी के अंदर स्टोर ग्लूकोज होगा वो यूटिलाइज होगा, एटीपी जनरेट होता रहेगा, एनर्जी यूज होती रहेगी और पेशेंट कैसा बनता जाएगा, एकदम वेट लॉस में ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपरली बीएमआर के ऊपर देख लिया। अभी आप समझते हैं हार्ट के ऊपर। तो हार्ट के अंदर क्या होगा कि वहां पे जाएगा तो वो कौन से रिसेप्टर को बढ़ाएगा, बीटा हाइड्रोजेनिक। तो बीटा हाइड्रोजेनिक बनेंगे और मायोसिस मतलब हार्ट एक मसल है, मसल के अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में रोल करता है। तो सिंपली कॉन्ट्रैक्शन में रोल करने वाले प्रोटीन बढ़ जाएंगे, सीए एटीपी बन जाएगा। सीए का रोल क्या है कैल्शियम का, वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म भी होगा सेल्स का, ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा, सर्कुलेशन एकदम डायनेमिक हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ने लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। मतलब सेल्स सभी सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड करने लगेंगे, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उस सबसे क्या होगा, इन सबसे हार्ट रेट है ना एकदम जल्दी पंप करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी होने लगेगा। तो पॉजिटिव कोरोनोट्रोपिक एक्टिविटी होगी, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्टिविटी होगी, कैल्शियम फ्लक्चुएशन ज्यादा होने लगेगा। तो क्या होगा, इन शॉर्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम फास्ट करेगा, मतलब रिलैक्स कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और CO2 की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ ही रहा है, तो उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, CO2 की डिमांड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बट पेरिफेरल रेजिस्टेंस CO2 हीट और वासों को डायलेट कर लेंगे आजू बाजू की, तो जो आर्टरियल सिस्टम होगी वो डायलेट होगी। तो इन सब भले ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है बट आर्टरियल सिस्टम के अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों, हीट, CO2, H+ आयंस, उन सब का रेगुलेशन होता रहेगा इस सेल में। ठीक है, ऑक्सीजन यूज होगा, CO2 बाहर रिलीज होगा, H+ आयन बढ़ते जाएंगे। ये सब क्या करेंगे, मार्ग को एकदम सीधा और सरल बनाएंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर एकदम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसके अंदर एक्टिविटी प्रॉपर बनी रहेगी। तो ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शंस की। ठीक है, बट पल्स प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा एक टाइम, मेटाबॉलिक टाइम। अभी सेम टू सेम जो हार्ट में ये प्रोसेस हो रही है तो लंग्स के अंदर भी कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा ना। तो बीएमआर जैसे ही बढ़ता है, ऑक्सीजन डिमांड जैसे ही बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा और CO2 का एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगा। यही तो है मेटाबॉलिज्म। और अभी समझो कि T3 और T4 बढ़ रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म ऐसे ही तो नहीं होता, ग्लूकोज ऐसे ही तो नहीं यूटिलाइज होता ना। तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। तो ऐसे कई सारे हार्मोन हैं जो T3 और T4 इंक्रीज हो गए तो वो भी अपनी एक्टिविटी में बढ़ेंगे। तो ये प्रॉपरली हमने T3 और T4 का जो मेन फंडामेंटल मेटाबॉलिक के ऊपर था वो सब कुछ हमने देख लिया। अभी ये CNS पे कैसे वर्क करता है वो तो हमें पता चला है थोड़ा, कि मेंटली वो साइनेप्स और डेंड्रियन का साइनेप्स प्रॉपर करवाता है। और माइलिन शीथ मतलब डेंड्राइटिस, माइलिन शीथ का प्रॉपर जो प्रोटीन होते हैं उनको बनाता है और प्रॉपर साइनेप्स डेवलप करता है। इससे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिशन की प्रोसेस प्रॉपर होती है। ठीक है, अभी CNS पे भी ये इनडायरेक्टली तो वर्क कर ही रहा है। तो गोनाड्स पे कैसे वर्क करेगा, टेस्टिस और ओवरी पे, तो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में वर्क नहीं करता। बट जैसे फीमेल्स में HPO एक्सिस हो गया और मेल्स हार्मोन हो गए, उन सब का फॉर्मेशन और एक्टिवेशन तो इनडायरेक्टली इन सब के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर ये प्रॉपर नहीं हो गए फंक्शंस में T3 और T4
तो वो जो इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिपिडो जैसी बीमारी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, वो सब डेवलप करवाएगा। तो इनडायरेक्टली उसका रोल गोनाड में भी है और सीएनएस में भी है, भले ही वो मेटाबॉलिक में ना इसमें रोल नहीं करता। हमने फंक्शंस ऑफ T3 और T4 प्रॉपर्ली देख लिए। क्लिनिकल एक्सपर्ट में सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि T3 और T4 पूरे बॉडी में इफेक्ट कैसे करते हैं और हमें बाहर से कैसे हम उसको जान पाएंगे कि इसके अंदर T3 और T4 का ये सब रोल था, ठीक है। और सीएनएस और गोनाड्स में भी लास्टली उन्होंने इनडायरेक्टली तो रोल कर ही लिया उसमें।